हेलो एवरीवन, वेलकम टू द विक्ट्री आईएएस। आई एम यूनिश अली। तो जैसा आप लोग जानते हैं, हम लोग 2 इयर्स करंट अफेयर सीरीज़ चला रहे हैं, तो जिसमें लास्ट 2 इयर्स के जो भी आपके करंट अफेयर्स हैं रिलेटेड टू द पर्टिकुलर सेक्टर्स, हम उसको कवर अप कर रहे हैं। तो हम लोग स्टॉक मार्केट्स के जो लास्ट 2 इयर्स के करंट अफेयर्स हैं उसी के हम कंटिन्यू कर रहे हैं। तो आपके जो करंट अफेयर न्यूज़ हैं रिलेटेड टू दैट, वो उसको हम लोग शुरू करते हैं। तो हमारी जो आज की न्यूज़ है दैट इज़ एनहेंस्ड सर्विलेंस मेजर्स ESM फॉर द माइक्रो एंड स्मॉल कंपनीज। तो जो आपके माइक्रो एंड स्मॉल कंपनीज हैं उसके सर्विलेंस को हम लोग क्या कर रहे हैं, एनहेंस कर रहे हैं। तो जो आपके स्टॉक एक्सचेंज है BSE और NSE, दे हैव जॉइंटली इम्प्लीमेंटेड द एनहेंस्ड सर्विलेंस मेजर्स फ्रॉम द June 5 एम्ड एट कर्बिंग द वोलेटिलिटी इन द स्मॉल कैप्स काउंटर्स एंड स्ट्रेंथनिंग द मार्केट इंटीग्रिटी। ऑब्जेक्टिव क्या है? हमें स्टेबलाइज करना है ट्रेडिंग को इन स्मॉल एंड माइक्रो कैप कंपनीज में, जो कि प्रॉन होती हैं टू द शार्प प्राइस फ्लक्चुएशन के लिए। तो वहाँ पर हमें क्या करना है, इस ट्रेडिंग को स्टेबलाइज हमें करना है। साथ साथ हमारा नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या है? वी हैव टू प्रमोट द इन्वेस्टर्स फ्रॉम स्पेकुलेटिव एक्टिविटीज़ एंड एनहेंस द ट्रांसपेरेंसी। तो जो आपके इन्वेस्टर्स हैं उनको हमें प्रोटेक्ट करना है स्पेकुलेटिव एक्टिविटी से, और हमें ट्रांसपेरेंसी को बढ़ाना है। क्या की प्रोविजंस हैं आपके? तो सबसे पहले आपकी जो एप्लीकेबिलिटी है वो किस पर है? कंपनीज विद अ मार्केट कैपिटलाइजेशन लेस देन 500 करोड़, तो उस पर ये आपके प्रोविजंस आपके एप्लीकेबल होंगे, पैरामीटर्स। इफेक्टिव डेट क्या है? June 5। रेगुलेटर्स इन्वॉल्व कौन कौन से हैं? तो ये आपके जॉइंटली इंप्लीमेंटेड किया जा रहा है बाई BSE एंड NSE, यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। सर्विलेंस क्राइटेरिया क्या है? हाई लो प्राइस वेरिएशन होना, क्लोज टू क्लोज वेरिएशन होना। फिर आपके ट्रेडिंग मैकेनिज्म क्या रखा गया है? ट्रेड टू ट्रेड बेसिस विद अ प्राइस बैंड रखा गया है। प्राइस बैंड्स क्या है आपके? 5% फॉर द मोस्ट सिक्योरिटीज, ज़्यादातर सिक्योरिटीज़ के लिए 5% रखा गया प्राइस बैंड, और 2% वेयर ऑलरेडी एप्लीकेबल। तो जहाँ पहले से एप्लीकेबल है वहाँ पर 2% रखा गया है। एक्सक्लूजन्स क्या क्या रखे गए हैं? आपके पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस, पब्लिक सेक्टर बैंक्स और सिक्योरिटीज विद डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स, तो उसको एक्सक्लूड किया गया है। क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी हम लोग एज्यूम करते हैं कि वो सेफ है। मिनिमम सर्वेलेंस पीरियड कितना है? 3 मंथ्स का है स्टेज 1 में। स्टेज ट्रांजिशन कैसे होगी? तो स्टेज 2 में तब जाएंगे जब स्टेज 1 का जो आपका प्राइस वेरिएशन है वो 8% ड्यूरिंग दैट मंथ के कम रहता है, तब हम स्टेज 2 में जाएंगे। पेनल्टीज और रिस्ट्रिक्शंस क्या रखी गई हैं? तो एडिशनल ट्रेडिंग कंट्रोल्स हैं इफ देयर इज अ हाई वोटिलिटी प्राइस फेजेस। चैलेंजेस क्या क्या आएंगे इसमें? हमें ये क्या कर सकती है? ये रिस्ट्रिक्ट कर सकती है आपकी लिक्विडिटी इन स्मॉल कैप काउंटर्स ड्यू टू द टाइटर कंट्रोल। जितना ज़्यादा कंट्रोल होगा तो लोग क्या करेंगे कि भाई उतना पैसा जो स्मॉल कैप का है उसमें डालने से इतना इन्वेस्ट नहीं करेंगे, तो इससे क्या होगा, आपकी लिक्विडिटी रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी। फिर जेन्यून प्राइस डिस्कवरी कुड बी डिलेड और म्यूटेड। तो जो मार्केट फोर्स ड्रिवन प्राइस डिस्कवरीज है वो क्या होगी, या तो म्यूट हो जाएगी या फिर डिले हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर गवर्नमेंट कंट्रोल आना शुरू, BSE और NSE का कंट्रोल आना शुरू हो गया है। नेक्स्ट चैलेंज क्या है? इट विल रिक्वायर्स कंटिन्यूस डेटा एनालिटिक्स एंड मॉनिटरिंग कैपेसिटी बाय द एक्सचेंज। तो जो एक्सचेंज है, जो BSE और NSE कर रहे हैं, उनको क्या करना होगा, फिर कंटिन्यूस डेटा एनालिटिक्स लगाना होगा, कंटिन्यूस मॉनिटरिंग करनी होगी, जिसके लिए उनके पास कैपेसिटी होनी चाहिए। वे फॉरवर्ड हम क्या रख सकते हैं? वे अहेड हम लोग इंट्रोड्यूस कर सकते हैं ग्रेडेड रिलैक्सेशन फॉर द वेल परफॉर्मिंग स्मॉल कैप्स फर्म्स। तो जो आपके अच्छे फर्म्स हैं स्मॉल कैप्स, अगर वो सही से परफॉर्म कर रहे हैं तो हम लोग ग्रेडेड में रिलैक्सेशन ला सकते हैं। फिर हम लोग स्ट्रेंथन कर सकते हैं हमारे इन्वेस्टर अवेयरनेस प्रोग्राम्स को ऑन रिस्क इन द स्मॉल कैप ट्रेडिंग। ये उसके साथ साथ हम लोग AI ड्रिवन सर्विलेंस टूल्स को भी यूज़ कर सकते हैं टू द प्रीएम्प्ट मैनिपुलेशन इंस्टेड ऑफ पोस्ट फैक्ट टू इंटरवेंशन। UPSC रिलेवेंस की अगर हम बात करें तो आपका क्या है? प्रीलिम्स में आपसे पूछा जाता है पर्पस एंड वर्किंग ऑफ ESM एनहेंस्ड सर्विलेंस मेजर्स, रेगुलेटरी रूल्स ऑफ BSE, NSE एंड SEBI। मेंस में आपसे GS3 पेपर में इकोनॉमिक्स पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जैसे कि डिस्कस हाउ रेगुलेटरी सर्विलेंस मेजर्स इन कैपिटल मार्केट हेल्प एंश्योर द इन्वेस्टर प्रोटेक्शन एंड मार्केट इंटीग्रिटी इन इंडिया, या फिर इवेल्युएट द इम्पैक्ट ऑफ वोल्टिलिटी कर्व्स ऑन द स्मॉल कैप्स इक्विटी ट्रेडिंग एंड कैपिटल फॉर्मेशन।
नेक्स्ट न्यूज़ आर्टिकल है हमारी सेबी सेट स्टेलमेंट ओवर प्रोविजन 23E ऑफ SCRA। तो जो आपकी सेबी है और जो आपके सिक्योरिटीज एपेलेंट ट्रिब्यूनल है, दे आर एट ऑड्स ओवर द इंटरप्रिटेशन ऑफ प्रोविजन 23E ऑफ सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट्स एक्ट SCRA। तो जैसे आपने देखा था प्रीवियस वीडियो में हमने इस पर बात करी थी कि एक टर्म था आपका लिस्टिंग कंपनीज और कंडीशन ऑफ लिस्टिंग एग्रीमेंट, उसको लेके सेबी और जो सिक्योरिटी एपेलेंट ट्रिब्यूनल है सेट, उसके बीच में आपके क्या हुए थे, कुछ कन्फ्यूजन, कुछ ऑड्स आ गए थे, ठीक है, इंटरप्रिटेशन को लेकर। तो एक डिस्प्यूट हुआ था, नाउ रीच द सुप्रीम कोर्ट वेयर अ बेंच लेड बाय जस्टिस KM जोसेफ एंड जस्टिस BV नागरत्न विल हियर द मैटर। तो अब ये मैटर पहुंच गया है सुप्रीम कोर्ट में। तो जो आपकी सिक्योरिटी एपेलेंट ट्रिब्यूनल्स जो होती हैं, जो सेबीज के जो आपके ऑर्डर्स होते हैं, उसकी आप अपील करते हो सेट में, और उसके भी अगर आपको लग रहा है कि कन्फ्यूजन है या फिर आप उससे डिससेटिस्फाइड हो, तो आप सुप्रीम कोर्ट वगैरह या फिर आपके जो हायर कोर्ट, हाई कोर्ट्स वगैरह है वहाँ भी जा सकते हो। तो अबाउट द प्रोविजन देख लेते हैं, तो क्या है, तो स्टेट्स दैट, तो जो प्रोविजन है वो क्या कहता है कि एनी कंपनी वॉलेटिंग द लिस्टिंग कंडीशन में फेस अ पेनल्टी अप टू 25 करोड़। तो अगर कोई कंपनी है वो लिस्टिंग कंडीशन को वॉलेट करती है तो उस पर 25 करोड़ की पेनल्टी लग सकती है। एम क्या था, टू एंश्योर द कंप्लायंस एंड अकाउंटेबिलिटी ऑफ लिस्टेड कंपनीज विद द ऑब्लिगेशन टाइड टू द स्टॉक एक्सचेंज लिस्टिंग। तो जो आपकी लिस्टेड कंपनीज हैं उन वो क्या करें, कंप्लायंस फॉलो करें और उनमें अकाउंटेबिलिटी इंश्योर हो, इसके लिए ये प्रोविजन लाया गया था। बट कोर डाइवर्जेंस क्या है, तो जो इंटरप्रिटेशन है लिस्टिंग कंडीशन में, सेबी का क्या व्यू है, सेबी ने टर्म को इंक्लूड करा वॉलेशन ऑफ लिस्टिंग रूल्स एंड एग्रीमेंट फ्रेम्ड अंडर दैट, हैंस सेबी हैज बीन यूजिंग 23E टू पेनलाइज सच वॉलेशन। सेट क्या कह रही है, सेट का व्यू है द प्रोविजन अप्लाइज ओनली व्हेन लिस्टिंग कंडीशन themselves आर नॉट मेट, not for the listing agreement breaches. Violation of agreement fall under section 23(2)(a) subsection 2 which prescribe a lower penalty maximum of 1 crore. तो सेबी कह रही है कि भाई जो ये टर्म है उसको हम सेक्शन 23 सबसेक्शन ई में लेंगे। सेट कह रहा है कि नहीं, ये आप लोगे सेक्शन 23(2). क्यों, अब इसकी वजह से क्या हो रहा है कि उनकी पेनल्टी 1 करोड़ है, बट सेबी ने कितनी लगाई थी, 25 करोड़। तो वहीं से आपका क्या हुआ, डाइवर्जन शुरू हो गया। इम्प्लीकेशन क्या है, सबसे पहले आपकी पेनल्टी डिस्पैरिटी 25 करोड़ बनती है अगर आप 23 सबसेक्शन ई को लेते हो, और 1 करोड़ बनती है जब आप सेक्शन 23(2) लेते हो। तो इससे क्या हो रहा है, डिसप्रपोर्शनेट प्यूनिटिव आउटकम्स आ रहा है। तो एक तरफ 25 करोड़, एक तरफ 1 करोड़, तो बहुत डिफरेंसेस हैं। तो ये आपका एक इंटरप्रिटेशन का एक इशू आ रहा है। दूसरा आपका रेगुलेटरी अनसर्टिनिटी है, क्योंकि इस पर क्या हो रहा है, कॉन्फ्लिक्टिंग इंटरप्रिटेशन हो रहा है, वीकनिंग द इन्फोर्समेंट कंसिस्टेंसी। नेक्स्ट इम्प्लीकेशन क्या हो सकता है कि इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस इम्पैक्ट होगा, कि भाई जब इन्वेस्टर देखेगा भाई इतनी कन्फ्यूजन है तो उसका भी कॉन्फिडेंस कम होगा। तो लीगल एम्बिग्यूटीज कैन अफेक्ट द ट्रांसपेरेंसी एंड फेथ इन द मार्केट रेगुलेशन, तो ये भी एक प्रॉब्लम आ जाएगी। चैलेंजेस क्या है, एम्बिग्यूटी इन द स्टैट्यूटरी लैंग्वेज लीडिंग टू द रेगुलेटरी ओवरलैप। तो जो आपकी लैंग्वेज है जो लॉ में लिखी गई है उसमें एक एम्बिग्यूटी है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, रेगुलेटरी ओवरलैप हो रहा है। उसके बाद नेक्स्ट चैलेंज क्या है, एक्सेसिव पेनल्टीज विदाउट क्लियर डिस्टिंक्शन बिटवीन लिस्टिंग कंडीशन एंड एग्रीमेंट टर्म्स। तो आपके जो क्लियर डिस्टिंक्शन बताई ही नहीं गई है और काफ़ी एक्सेसिव पेनल्टीज हैं, ये भी एक चैलेंज है हमारे पास। नेक्स्ट चैलेंज क्या है, फ्रीक्वेंट रिवर्सल बाय द सेट रिस्क अंडरमाइनिंग द सेबीज क्रेडिबिलिटी एज अ रेगुलेटर। तो ये भी एक इशू है कि जो सेट है, जो सेबी के जो भी जजमेंट्स हैं उसको क्या कर रही है, रिवर्स कर दे रही है। तो जब आप इस तरीके से रिवर्सिंग करोगे तो सेबी की क्रेडिबिलिटी पे भी तो फर्क पड़ रहा है, तो वो भी इंपैक्ट हो रही है। तो उससे क्या हो रहा है कि भाई लोगों का ट्रस्ट भी कम होगा कि भाई सेबी का जो क्रेडिबिलिटी नहीं है। इसका वे अहेड क्या कर सकते हैं हम लोग, सबसे पहले हमें लेजिस्लेटिव क्लैरिफिकेशन लेना होगा ऑफ लिस्टिंग कंडीशन अंडर SCRA। फिर हमें स्ट्रीमलाइन करनी होगी पेनल्टी फ्रेमवर्क्स को, ताकि हम लोग मेंटेन करें प्रोपोर्शनैलिटी एंड फेयरनेस को। ऐसा नहीं कि एक टाइम पर अगर एक सेक्शन लगे तो आप 1 करोड़ दोगे, दूसरा सेक्शन लगेगा तो आप 25 करोड़ दोगे, तो उसको हमें प्रोपोर्शनल रखना है। फिर हमें एनहांस करना है कोऑर्डिनेशन बिटवीन सेबी एंड सेट टू एंश्योर द इंटरप्रेटिव हार्मनी। तो भाई सेबी और सेट को दोनों को कोऑर्डिनेशन करना चाहिए। अगर इतना वेरिएशन होगा तो फिर तो एक इंस्टीट्यूशन पे लोगों पे भरोसा कम हो जाएगा, तो उस चीज़ पे हम काम करेंगे। यूपीएससी रिलेवेंस की बात करें तो प्रीलिम्स में आपसे पूछा जा सकता है सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट्स जो SCRA एक्ट है 1956 पे, रोल एंड पावर ऑफ सेबी एंड सेट। मेंस में GS पेपर 3 इकोनॉमिक्स में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जैसे कि डिस्कस द इम्प्लीकेशन ऑफ रेगुलेटरी एम्बिग्यूटीज इन सिक्योरिटीज लॉ इन्फोर्समेंट,
फॉर इंडियाज कैपिटल मार्केट गवर्नेंस, या फिर हाउ डू जुडिशियल इंटरप्रिटेशन शेप द अकाउंटेबिलिटी एंड फाइनेंशियल रेगुलेटर्स लाइक सेबी। नेक्स्ट न्यूज है हमारी T+O सेटलमेंट इन इंडियन स्टॉक मार्केट। तो ये क्या कहती है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इज वर्किंग टूवर्ड्स इंप्लीमेंटिंग द रियल टाइम T+O सेटलमेंट ऑफ स्टॉक मार्केट। तो यानी कि आपका उसी दिन हम लोग चाह रहे हैं कि आपका सेटलमेंट हो जाए। तो जब आप मान लीजिए कोई स्टॉक खरीदते हो तो जो स्टॉक होता है आप उसका पेमेंट करोगे, वो आपके अकाउंट में आएगा, डीमैट अकाउंट में आएगा, तो उसमें क्या होता है, कुछ टाइम लग जाता है। तो यूजुअली अभी इंडिया पर T+1 चलता है, यानी कि एक दिन के बाद आपके अकाउंट में आता है। बट हम क्या चाह रहे हैं कि नहीं, हमारा रियल टाइम हो, हमें 0 days लगे। तो दिस मूव एम टू एनहांस द एफिशिएंसी, लिक्विडिटी एंड इन्वेस्टर कन्वीनियंस बाय एंश्योरिंग सेम डे ट्रांसफर ऑफ फंड्स एंड सिक्योरिटीज। तो करंट एंड प्रपोज साइकिल हमारी क्या है, तो सेटलमेंट साइकिल जैसे T+2 थी, तो ये इंट्रोड्यूस हुई थी हमारी 2017 में। इसमें क्या था, सेटलमेंट ऑकर्स 2 days आफ्टर द ट्रेड। तो जिस दिन आपने ट्रेड करा है उसके 2 दिन के बाद आपका सेटलमेंट होगा। तो फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपने मंडे को बाई करा है, तो आपका सेटलमेंट होगा वेडनेसडे को। आपके अकाउंट में वो शेयर्स वेडनेसडे को आएंगे डीमैट अकाउंट में, और आप फंड ट्रांसफर करोगे पॉजिटिव वेडनेसडे हो जाएंगे। फिर हमने क्या करा, 2023 जनवरी में इंप्लीमेंट करा T+1 साइकिल को। इसमें क्या हो रहा है, सेटलमेंट अब हो रहा है हमारा 1 day आफ्टर द ट्रेड। तो फॉर एग्जाम्पल अगर आप थर्सडे को खरीदते हो तो फ्राइडे को वो आपके रिफ्लेक्ट हो जाएगा डीमैट अकाउंट में। अभी हम लोग क्या प्रपोज कर रहे हैं, इन 2024-25 हम T+0 पे लाएंगे, यानी कि रियल टाइम सेटलमेंट। तो फंड्स एंड शेयर ट्रांसफर ऑन द सेम डे ट्रेड डे। तो जिस दिन आपका ट्रेड हुआ उसी दिन हम आपको आपका जो भी ये सेटलमेंट है उसी दिन हम लोग कर देंगे। सिग्निफिकेंस क्या है, सबसे पहले तो आपकी ऑपरेशनल एफिशिएंसी होगी। तो फास्टर क्लियरिंग एंड सेटलमेंट रिड्यूस द सिस्टमेटिक रिस्क। तो आपकी जो रिस्क है वो कम हो जाएगा। इमीडिएट लिक्विडिटी, इन्वेस्टर कैन यूज अ फंड्स और शेयर इंस्टेंटली। तो जो आपको उसी दिन अगर आपका सेटलमेंट हो रहा है तो जो इन्वेस्टर्स है ना, उनको फंड या शेयर में उसी दिन मिल जाएगा, ठीक है। और जिसके पास जिसको पास पहुंचा है तो वो लिक्विडिटी भी आपकी इंक्रीज हो जा रही है, 2 दिन बाद 1 दिन बाद नहीं आ रही है। फिर रिड्यूस द काउंटर पार्टी रिस्क। तो जो काउंटर पार्टी रिस्क है वो भी कम हो जाएगा। जैसे कि मान लो आपका आज आपने ट्रेड करा बट 2 दिन बाद आना था, अब 2 दिन बाद भाई उसने कुछ चेंज कर दिया, मन बदल लिया, नहीं दिए, तो काउंटर पार्टी रिस्क भी है वो भी रिड्यूस हो सकता है। तो इंस्टेंट सेटलमेंट लिमिट्स द डिफॉल्ट रिस्क। फिर आपके ग्लोबल लीडरशिप, इंडिया वुड बी द अमंग द फर्स्ट मेजर मार्केट टू अडॉप्ट द रियल टाइम सेटलमेंट। तो ये जो रियल टाइम सेटलमेंट है ग्लोबल लेवल पर अभी तक कोई नहीं कर पा रहा है। तो अगर इंडिया कर पाता है तो इंडिया हम क्या करेंगे, ग्लोबल बेंचमार्क सेट करेंगे, ग्लोबल लीडरशिप हम लोग शो कर सकते हैं। उसके बाद ये बूस्ट करेगा आपके इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस को, क्योंकि इससे ट्रांसपेरेंसी एनहेंस होगी, मार्केट इंटीग्रिटी एनहेंस होगी। तो ये सारी आपके इसके सिग्निफिकेंस है। बट कुछ चैलेंजेस भी होंगे इसके, जैसे कि टेक्नोलॉजिकल रेडीनेस होना। तो इट विल रिक्वायर्स रियल टाइम कोऑर्डिनेशन अमॉन्ग द एक्सचेंजेस एंड डिपोजिटरीज एंड द बैंक्स। लिक्विडिटी मैनेजमेंट इश्यूज हो सकते हैं। ब्रोकर्स एंड द ट्रेडर्स मस्ट रिमेन सफिशिएंट इंट्रा ट्रेड लिक्विडिटी होनी चाहिए उनके पास, क्योंकि अगर आपको सेम डे करना है तो भाई इतना पैसा भी तो उनके पास होना चाहिए, ब्रोकर और ट्रेडर्स के पास। फिर आपका ऑपरेशनल रिस्क आता है, जैसे कि इंस्टेंट सेटलमेंट में स्ट्रेन द स्मॉलर इंटरमीडिएटरीज। तो जो आपके छोटे इंटरमीडिएटरीज हैं उस पर प्रेशर पड़ेगा, क्योंकि आपको उसी दिन करना है। उसके बाद एक और चैलेंज आपके पास है, दैट इज ऑफ क्रॉस बॉर्डर ट्रेड डिफिकल्टीज। ये क्या है कि आपके जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं वहाँ पर एक अलग टाइम जोन है, करेंसी मिसमैचेस हैं, तो उससे क्या होगा कि आपके जो इंटरनेशनल पार्टिसिपेशन है वो हिंडर हो सकती है। तो उसके लिए भी हमें कुछ सॉल्यूशन लेकर आना होगा। तो वे अहेड क्या हो सकता है, सबसे पहले हमें फेज्ड इम्प्लीमेंटेशन करना है। वी हैव टू बिगिन विद अ सेलेक्ट सिक्योरिटीज बिफोर फुल स्केल रोल आउट। तो फुल स्केल रोल आउट होने से पहले हमें फेज्ड तरीके से हम लोग शुरू करेंगे। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड कर सकते हैं, जैसे कि हम लोग आपका जो क्लियरिंग कॉर्पोरेशन है, पेमेंट गेटवेज है, डेटा सिस्टम है, इसको और स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं हम लोग, स्टेक होल्डर कंसल्टेशन हम लोग कर सकते हैं, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, कोलैबोरेट करेंगे विद एक्सचेंजेस, ब्रोकर्स एंड डिपोजिटर्स के साथ। उसके अलावा साइबर रिजिलियंस हमारा हो सकता है, क्योंकि हमें एनहांस करेंगे सिस्टम को टू प्रिवेंट डिसरप्शन ड्यूरिंग रियल टाइम ऑपरेशन। क्योंकि जब आप रियल टाइम ऑपरेशन कर रहे हो तो कई सारे आपके हो सकते हैं ट्रैफिक्स आपके डिजिटल बढ़ जाए, तो उसके लिए हमें क्या करना है, अपनी साइबर रिजिलियंस को भी एनहांस करेंगे।
यूपीएससी रिलेवेंस की बात करें तो प्रीलिम्स में आपसे कॉन्सेप्ट जैसे कि T+0, T+1, T+2 सेटलमेंट साइकिल पर पूछा जा सकता है। रोल ऑफ सेबी, स्टॉक एक्सचेंज क्लियरिंग कॉर्पोरेशन, उस पर भी क्वेश्चन बनाया जा सकता है प्रीलिम्स में। मेंस में किस टाइप से पूछा जा सकता है, GS3 में, इकोनॉमिक्स में, जैसे कि डिस्कस द सिग्निफिकेंस एंड चैलेंजेस ऑफ इम्प्लीमेंटिंग T+0 सेटलमेंट इन इंडिया स्टॉक मार्केट। तो वहाँ पर आप बताओगे क्या क्या सिग्निफिकेंस है, क्या क्या चैलेंजेस है। या फिर हाउ कैन टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन एनहांस द ट्रांसपेरेंसी एंड एफिशिएंसी इन इंडियाज कैपिटल मार्केट। तो यानी टेक्नोलॉजी और इनोवेशन कैसे आपके जो इंडियाज कैपिटल मार्केट है उसमें ट्रांसपेरेंसी और एफिशिएंसी को एनहांस कर सकता है। तो वहाँ पर आप इसको यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट न्यूज़ आर्टिकल है दैट इज फैक्टर्स ड्राइविंग द सोरिंग इंडियन स्टॉक मार्केट। तो हमारा क्या हो रहा है, जो इंडियन स्टॉक मार्केट्स हैं वो एक तरीके से ग्रो कर रहा है। तो इस न्यूज़ आर्टिकल में बताया गया कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो ड्राइव कर रहे हैं कि इंडियन स्टॉक मार्केट को सोर करने के लिए। तो इंडियन स्टॉक मार्केट्स हैव विटनेस अ रिमार्केबल सर्च रिफ्लेक्टिंग द स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस एंड ग्लोबल ऑप्टिमिज्म। फिर आपके जो मल्टीपल डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल फैक्टर्स हैं दे हैव कंट्रीब्यूटेड फॉर दिस अपवर्ड मोमेंटम। तो कौन कौन से की फैक्टर्स हैं, सबसे पहले तो आपका ग्लोबल ऑप्टिमिज्म एंड यूएस मार्केट रैली है। तो जो आपके यूएस इंडेक्सेस हैं जैसे S&P 500, Nasdaq 100 हैव शोन द स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस एंड क्रिएटिंग द स्पिल ओवर इफेक्ट ऑन द ग्लोबल मार्केट। तो इनका पॉजिटिव आपका इम्पैक्ट रहा है, तो उसका भी एक हम लोग इम्पैक्ट देख रहे हैं। दूसरा क्या है कि यूएस कुछ भी अगर करता है तो उसका स्पिल ओवर इफेक्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक्स पे पड़ता ही है, तो वो एक होता है। उसके अलावा पॉजिटिव सेंटिमेंट्स फ्रॉम द यूएस इकोनॉमी हैव एनकरेज द फॉरेन पोर्टफोलियो इनफ्लोज इनटू द इमर्जिंग मार्केट्स लाइक इंडिया। तो पॉजिटिव इनफ्लो रहा है यूएस इकोनॉमी में, तो फॉरेन पोर्टफोलियो से क्या हुआ है कि इंडिया में भी हम लोग इमर्ज देख रहे हैं एफपीआईज का। दूसरा क्या की फैक्टर्स है, रिजिलियंस डिस्पाइट द रेजिस्टेंट फियर्स contrary to the expectation of the post-pandemic global recession, market had displayed the resilience. Strong corporate earnings and the robust demand recovery have defied the earlier pessimistic projection. मतलब कोविड के बाद हम लोग ये देख रहे थे कि हमारा हो सकता है कि ग्लोबल रिसेशन हो जाए, लेकिन मार्केट ने एक रिजिलियंस शो करा। तो यही चीज़ बता रहा है कि आपके कॉर्पोरेट अर्निंग स्ट्रांग हुई है, डिमांड रिकवरी रोबस्ट हुई है। तो जो आपका पैसिमिस्टिक प्रोजेक्शन था पोस्ट पैंडमिक वो नहीं हुआ है। तीसरा फैक्टर जो है वो है हमारे सेंट्रल बैंक्स रिस्पॉन्स टू द इन्फ्लेशन। तो हमारे सेंट्रल बैंक्स हैं उसने इन्फ्लेशन को कैसे रिस्पॉन्स करा है, तो टू काउंटर द हिस्टोरिक इन्फ्लेशन द सेंट्रल बैंक रेज द इंटरेस्ट रेट एग्रेसिवली। तो इन्होंने क्या करा है, आपके जो इंटरेस्ट रेट है इसको एग्रेसिवली इंक्रीज करा है। वाइल टाइटर द मॉनेटरी पॉलिसी यूजली dampens the market, investor perceive the inflation moderation policy stability as a sign of macroeconomic normalization. उसके बाद आपका अगला जो फैक्टर है दैट इज इम्पैक्ट ऑफ राइजिंग इंटरेस्ट रेट। तो आपके क्या हुआ है, जो इंटरेस्ट रेट है उसका भी इम्पैक्ट पड़ा है। ट्रेडिशनली क्या होता था कि राइजिंग रेट्स मेक इन्वेस्टर शिफ्ट टू द सेफ एसेट्स, यानी फिक्स्ड इनकम की तरफ जो इन्वेस्टर्स होते वो जाना चाहते थे। बट हुआ यह है हाउएवर इन इंडिया डोमेस्टिक लिक्विडिटी, राइजिंग रिटेल पार्टिसिपेशन एंड SIP इन्फ्लोज ने ऑफसेट कर दिया इस नेगेटिव इफेक्ट को। फिफ्थ फैक्टर क्या है, अंडरस्टैंडिंग द ग्रोथ रिसेशन। ये जो टर्म है कॉइन किया गया भाई सोलोमन फैब्रिकेंट जो इकोनॉमिस्ट हैं, इन्होंने रेफर करा है स्लोइंग बट स्टिल पॉजिटिव GDP ग्रोथ। GDP पॉजिटिव है, स्लो है लेकिन अभी भी पॉजिटिव है। तो यानी कि मैनी एडवांस्ड इकोनॉमीज फेस दिस फेज बट इंडिया कंटिन्यू टू ग्रो फास्टर देन पीयर्स फ्यूलिंग द इन्वेस्टर्स ऑप्टिमिज्म। एंड इंडियाज इकोनॉमिक ट्रेंड जो है, इंडियाज पोटेंशियल GDP ग्रोथ हैज मॉडरेटेड सिंस 2009 ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस। Yet micro fundamentals, digitalization and manufacturing push continue to attract the investors. और आपका जो लेबर मार्केट स्ट्रेस है, वीक कंजम्पशन है, रिमेन अंडरलाइन चैलेंज, वो अभी भी थोड़ा सा है। चैलेंजेस अगर हम बात करें तो ओवरऑल चैलेंजेस हमें क्या देखने को मिल रहे हैं, जैसे कि हाई वैल्यूएशन मे नॉट अलाइन विद द रियल इकोनॉमिक फंडामेंटल्स। तो ये एक ही चैलेंज है हमारा। दूसरा, इंटरेस्ट रेट वोल्टिलिटीज कुड अफेक्ट द फॉरेन कैपिटल फ्लोज। तो अगर हमारे इंटरेस्ट रेट में अगर वॉल्यूशन है, फ्लक्चुएशंस है, तो कैपिटल जो आपके फॉरेन कैपिटल फ्लो है उस पर इम्पैक्ट पड़ सकता है। उसके अलावा स्लगिश जॉब ग्रोथ एंड कंजम्पशन कुड लिमिट द सस्टेनेबिलिटी ऑफ द रैली। तो आपके जो जॉब ग्रोथ है वो अगर स्लगिश है, कंजम्पशन अगर थोड़ा सा लिमिटेड है, तो उससे भी सस्टेनेबिलिटी पे फर्क पड़ सकता है। उसके अलावा एक जो चैलेंज है वो है हमारे जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटीज़ का, जैसे कि ऑयल प्राइसेस हो गए, वॉर्स हो गई,
तो ये भी एक पोटेंशियल रिस्क है हमारा। वे अहेड क्या हो सकता है कि हमें स्ट्रेंथन करना है हमारे रियल इकोनॉमिक फंडामेंटल्स को, जैसे कि एम्प्लॉयमेंट, प्रोडक्टिविटी एंड कंजम्पशन को। साथ में हमें मेंटेन करना है अपनी मॉनेटरी एंड फिजिकल प्रूडेंस को टू इंश्योर द स्टेबल कैपिटल फ्लोज। उसके साथ साथ हम लोग एनकरेज करेंगे फाइनेंशियल लिटरेसी एंड रिटेल इन्वेस्टर प्रोटेक्शन को। हम डीपन करेंगे बॉन्ड्स एंड डेरिवेटिव मार्केट्स को टू बैलेंस द स्पेकुलेटिव प्रेशर्स। यूपीएससी रिलेवेंस की अगर हम बात करें इस न्यूज़ आर्टिकल की, तो आपसे क्या पूछा सकता है, जैसे कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रोथ रिसेशन, मार्केट कैपिटलाइजेशन, फॉरेन पोर्टफोलियोज, SP500, नैस्डैक एंड 100 के बारे में भी पूछ सकता है कि ये टर्म कहाँ होते हैं। फिर रेगुलेटरी बॉडी जैसे सेबी हो गया, RBI हो गया, और उनके रोल्स इन मार्केट स्टेबिलिटी पूछा जा सकता है। मेंस में किस टाइप से क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है, जैसे कि मान लीजिए डिस्कस द फैक्टर्स बिहाइंड द रीसेंट सर्ज इन इंडियन स्टॉक मार्केट डिस्पाइट ग्लोबल इकोनॉमिक स्लोडाउन, और हाउ फार डू द फाइनेंशियल मार्केट ट्रेंड्स रिफ्लेक्ट द रियल परफॉर्मेंस ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। तो इस टाइप से आपके सवाल पूछा जा सकता है। तो हम इसको यहीं पर रैप अप करते हैं। नेक्स्ट हमारी जो भी करंट अफेयर्स अपडेट्स होंगी उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियोज़ में लेकर आएंगे। थैंक यू एवरीवन।